सारनाथ के नीचे हमें मिलेगा आपको मुगल सराय, वही जिसका नाम अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये बहुत ही बड़ा रेलवे जंक्शन है, बहुत बड़ा क्या है, रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन है। अब ये रेलवे जंक्शन मजबूरी में बन गया, कैसे समझिए ध्यान से। यहां पर बनारस में है गंगा नदी, बनारस में कौन सी नदी आ रही है, ये गंगा नदी ऐसे। अब यहां पर है आपका एक जगह बनारस, नदी इस पर, नदी इस पर कौन जगह है, बनारस, और नदी इस पर क्या है, मुगल सराय। तो जितनी ट्रेनें जा रही थी बिहार से, उनको ले जाना था यहां से, झारखंड वाली भी ट्रेन को इधर ले जाना था, छत्तीसगढ़ वाली ट्रेन को इधर ले जाना था, और मध्य प्रदेश वाली को भी इधर ले जाना था। सबके लिए अलग अलग पुल बनाना पड़ता अगर बनारस में ले जाना था। तो अंग्रेजों ने कहा कि इतना पुल पे खर्चा ज्यादा आएगा, तो सारी ट्रेनों का स्टॉपेज कहां मार दिया, मुगल सराय। अब मुगल सराय से ही क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, और अब फिर एक पुल से कहां ले जाता है, बनारस। तो बताइए बनारस से भी बड़का रेलवे स्टेशन मुगल सराय। लेकिन मुगल सराय बहुत डेवलप नहीं है, जो डेवलप है स्टेशन की वजह से। अब कोई भी लोकल आदमी अगर पटना से जाता है कहां पर, मुगल सराय, तो मुगल सराय उतर के अगर उसे बनारस जाना है तो ऑटो पकड़ लेता है, कि ऑटो पहुंचा देगी 20 मिनट से आधा घंटा में। और ट्रेन कितनों बड़ की ट्रेन हो, 1 घंटा कंफर्म लेगी, 1 घंटा का, बस 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना घंटा, 1। इतनी पटरी है उसमें, बाप रे, जलेबी खिल ऐसे लगेगा ट्रेन कैसे ले जा रहे हैं आप, धीरे 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 धीरे, एकदम टेम्पू की स्पीड से भी धीमा ले जाता है, लगता है पैदल चल रहा है आदमी, इतनी रेलवे स्टेशन है। तो मेरे रीजन तो समझ में आ गया ना। हालांकि अगर वो चाहते तो कहां बना सकते थे, बनारस, लेकिन बनारस वही है। अब जैसे आप खुद से सोचिए, हाजीपुर जंक्शन बना दिया गया, पटना का ही नहीं बनाया। अब भैया हाजीपुर से क्रॉस करने के लिए बड़का पुल बनाना पड़ता ट्रेन का, जो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी उस समय। इतने बड़े गंगा नदी पे ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो पटना से, बस पटना से हाजीपुर डिस्टेंस कौन सी नदी का है, आप नदी इस पार है तो पटना, उस पार है तो हाजीपुर। ट्रेन कहां तक आती है, हाजीपुर। पटना आती है, नहीं आती है, नहीं आती है। बाद में बना एक पहलेजा घाट, तब ट्रेन उधर से घूम के दूसरे घाट से पटना आती है, 1-2 ट्रेन में चलती है। पाटलिपुत्रा से ज्यादा ट्रेन कहां है, 2-4 गो है, और दूरी भी उल्ट पटांग है, ज्यादा है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सारनाथ में अशोक का क्या मिला, स्तंभ, अशोक का क्या मिला, स्तंभ, बहुत ऊंचा सा पिलर मिला, उसी का ये छोटा रूप है। ये जो है ये छोटा रूप है। अब ऐसा छोटा सा स्तंभ थोड़ी होता, बड़का सा पूरा वेपर लाइट जैसे होता है ना, बड़ा सा, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का है। नीचे में ऐसे चबूतरा बना हुआ है, और ये बड़ा सा पिलर है, और इस पिलर के ऊपर ऐसे 4 ठो बाघ बने हैं सब। जबकि आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 3, क्योंकि जो जस्ट पीछे बोला तो दिखता नहीं है। यहाँ पर जूम कर देना जिसको, अशोक स्तंभ को। तो ये कहां पे मिलता है, सारनाथ, अशोक स्तंभ सारनाथ। बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक चिन्ह। कौन सा है, अशोक चिन्ह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कहां से मिला है, सारनाथ। यहाँ पे ये 4 बाघ है, हालांकि दिखेगा आपको कितना, 3, एक जस्ट पीछे वाला नहीं दिख। कहां से मिला ये, सारनाथ स्तूप। जब सेना में जो फील्ड मार्शल होता है, 2 ही फील्ड मार्शल हुए, एक के एम करियप्पा, एक मानेकशॉ। जो फील्ड मार्शल होता है उसे ये मतलब आपको ये जो स्टिक होती है, जो स्टिक, वो स्टिक ना देके क्या दिया जाता है, अशोक स्तंभ दिया जाता है, अशोक स्तंभ। और जब भी कोई भी सेना अधिकारी को दिखेगा तो वो अपने कैन को पकड़ के क्या करता है, ऐसे सैल्यूट करता है, छोड़ देता है, फिर इसे पकड़ लेता है स्टिक को। लेकिन जब फील्ड मार्शल बनता है तो सैल्यूट ऐसे नहीं करता है, उसके हाथ में क्या रहता है, अशोक स्तंभ। जब भी कोई सैल्यूट करेगा तो हाथ से सैल्यूट नहीं करता, इससे करता है। जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ से कोई सैल्यूट करता था तो ऐसे करते थे वो, अशोक स्तंभ को। ये उनका मतलब जो फील्ड मार्शल होते हैं उनका सैल्यूट का तरीका होता है। बाकी सब लोग अपना केन पकड़ के और क्या करते हैं, स्टिक मिलता है, केन बोलते हैं उसको, ऐसे सैल्यूट करते हैं। और फील्ड मार्शल स्टिक पूरा क्या मिलता है, अशोक स्तंभ, उनको सैल्यूट करेंगे तो इस तरह से सैल्यूट करेंगे। तो ये कहां से मिला है, सारनाथ। कहां से, सारनाथ। किसी को दिक्कत, सारनाथ का 2 चीज याद रहेगा, अशोक स्तंभ, महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। कोई दिक्कत है किसी को, कहां पे है, सारनाथ।